प्रिय साथियों, भाइयों, बहनों एवं छात्र तथा छात्राओं, हमारे चैनल पढ़ो बढ़ो की ओर से और हमारी तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं नमः संस्कृताय। आज का विषय है व्यंजन संधि का 5वां भेद, हर्षिच, जिस संधि का नाम भी हर्षिच है और इसका सूत्र भी हर्षिच है। अब हर्षिच, इस संधि को हम ये भी कह सकते हैं कोमल वर्ण। हमारा यह सूत्र कह रहा है कि जब विसर्ग के बाद हर्ष वर्ण, जब विसर्ग पहले पद के अंत में विसर्ग है और दूसरे पद के प्रारंभ में हर्ष वर्ण, हर्ष प्रत्याहार, हर्ष प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं? ह, य, व, र, ल, ज, ब, ग, ड, द। अब ये कहने का मतलब यह है, हर्ष प्रत्याहार का मतलब ये होता है कि कोमल व्यंजन। अब कोमल व्यंजन के अंतर्गत आते हैं घ, ढ, ध, भ, घ, भ, ढ, ध, झ, स। अब ये कहने का मतलब यह हुआ कि वर्गों के, अब यहां देखेंगे हर्ष प्रत्याहार के वर्णों में, तो जितने भी वर्ण हैं केवल ह, य, व, र, ल को छोड़ करके सारे वर्ण वर्गों के तीसरे और चौथे वर्ण हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कोमल व्यंजन जो वर्ण हैं वो है ह, य, व, र, ल और ज, ब, ग, ड, द, श वर्गों के तीसरे तथा वर्गों के चौथे वर्ण। तो ये हमारा सूत्र कह रहा है कि जब पहले पद के अंत में विसर्ग हो और दूसरे पद के प्रारंभ में हर्ष प्रत्याहार के वर्ण हो। हर्ष प्रत्याहार का अर्थ हुआ कोमल व्यंजन, अर्थात ह, य, व, र, ल और ज, ब, ग, ड, द तथा घ, भ, ढ, ध और झ, इनमें से कोई भी अक्षर आते हैं तो इस विसर्ग का स होता है और उस स का रू होता है और उस रू के र का लोप हो जाता है, बचता उ है। तो पहले वाले अ में, अर्थात विसर्ग के पहले वाले वर्ण में उसका अगर अकारांत वर्ण है तो वहां उस अ और उ का योग करके गुण ओ कर दिया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण में, जैसे बालकः धन गच्छति। अब यहां हम देखते हैं तो पहले पद के अंत में विसर्ग है और दूसरे पद के प्रारंभ में कोमल व्यंजन वर्ग का तीसरा वर्ण है, अर्थात ग। इन वर्णों में से देखें तो क वर्ग का तीसरा अक्षर ये ग है। तो इस कोमल व्यंजन आने के कारण या हर्ष प्रत्याहार का वर्ण आने के कारण इस विसर्ग का यहां स हुआ, बालक क स, धन गच्छत। अब यहां अतोरोर प्लुताद प्लुते सूत्र के आधार पर
इस स का हम रू कर देंगे, जैसा कि पहले बताया गया है। इस स का रू करेंगे तब हम करेंगे बालक धन रू धन गच्छत। अब यहां इस रू के र का लोप करेंगे तो बचेगा उ, तो बराबर हम यहां र का जब लोप करेंगे तो बचेगा बालक धन उ धन गच्छत। अब यहां हम देखते हैं बालक धन उ। अब ये आद गुणा सूत्र के आधार पर आ धन उ का ओ कर दिया जाता है। तो अब इसका हो गया बालको गच्छति। ये होगा। तो फिर से समझ लें, हर्षित ये सूत्र हमारा कह रहा है कि जब पहले पद के अंत में विसर्ग हो और उस विसर्ग के बाद ह य व र ल या ज ब ग ड द या घ भ ढ ध झ अर्थात कोमल व्यंजन आता है। कोमल व्यंजन का अर्थ हुआ ह य व र ल तथा वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण जब इस विसर्ग के बाद आते हैं तो उस विसर्ग का स होता है और उस स का रू होता है और उस रू के र का लोप हो करके शेष उ बचता है। अब यहाँ अ और उ को मिलाकर गुण ओ कर दिया गया अर्थात बालको गच्छति होता है। इसी तरह से बालको हसत या बालको नमत, बालका धन नमत बराबर बालक धन बालक बालका धन नमति बराबर बालकस धन नमत बराबर बालका बालक धन रू धन नमत बराबर बालक धन उ धन नमत बराबर बालको नमत, ऐसा होगा। तो इसी तरह से अब हम अगली संधि की ओर बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं व्यंजन संधि का छठा भेद जो है वह है र लोप संधि अर्थात र का लोप होना। तो अब यहां हम ये जो र लोप संधि है इसके मेरे मित्रों या मेरे छात्रों दो भेद हैं। खंड अ जिसका सूत्र है रोरी, और इसी तरह से ये पहला सूत्र हुआ और दूसरा होगा ढलोपे दीर्घो अड़ा। ये दोनों सूत्र हैं, दोनों के नियम एक ही है। ये रोरी कह रहा है कि जब विसर्ग के बाद र आता है तो उस विसर्ग का स होता है और स का रू होता है और उस रू के उ का लोप होकर र बचता है। तो उस र का अब जो र बचा तो र का भी र के आने पर लोप हो जाता है और साथ ही साथ उसके पहले वाला वर्ण दीर्घ होता है। यहाँ जो बताया गया है दीर्घो अड़ह अर्थात वो दीर्घ वर्ण हो जाता है यदि अण प्रत्याहार के वर्ण हैं तब, अर्थात अ इ उ में से कोई वर्ण है तो वो दीर्घ हो जाता है। जैसे कि यहां देखिए हरिह धन रम्य। अब यहां हम देखते हैं कि ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद क्या आया है र। जब विसर्ग इस विसर्ग के बाद र आया है तो इस र के आने के कारण इस विसर्ग का तो पहले होगा हरिस हरिस हरिधन सधन रम्य
इसी तरह से अब यहां इस स का हरिधन, रूधन, रम्य। अब इसी तरह से इस रू के ऊ का लोप होगा, हरि धन, इसका लोप हुआ तो बचा क्या, र धन रम्य। अब यहां हम ये देखते हैं कि इस र का लोप होगा, क्योंकि इस विसर्ग के बाद र आया है, तो विसर्ग का जो र हुआ इसका लोप होगा और इसके पहले वाला वर्ण ई है, छोटी ई, तो इस ई को हम दीर्घ कर देंगे, अर्थात इसका बड़ा वाला हो जाएगा। अर्थात यहां छोटी है तो छोटी ई का बड़ी हो जाएगा, हरि रम्य। इसी तरह से दूसरा उदाहरण भी है, पुनः धन रमते बराबर पुनः धन रमते बराबर पुनः धन रू धन रमते। अब यहां रू के ऊ का लोप होगा, बचेगा र, तो बराबर अभी र बचा तो पुनः धन र धन रमते। अब यहां हम ये देखते हैं कि इस र के बाद र आया, तो र आने के कारण इस र का लोप होगा, तो इसका लोप हो गया। जब इसका लोप हुआ तो इसके पहले आ है ना में, तो इस आ को दीर्घ कर देंगे आ के रूप में, बराबर पुनः रमते। तो मित्रों फिर से समझ ले, न समझ में आया हो तो रोरी का तात्पर्य हुआ जब विसर्ग के बाद र आता है तो उस विसर्ग का स होगा और उस स का रू होगा और उस रू के ऊ का लोप होकर र होगा। जब र होगा तो उस र आगे वाला र आने के कारण इस प्रथम र का लोप हो जाता है और उसके पहले वाले वर्ण को दीर्घ अर्थात बड़ा वाला कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पुनः न है तो न में आ है और इस र का लोप होने के कारण इस न को दीर्घ में पुना कर दिया गया, पुना रमते। तो ठीक इसी तरह से ढ लोपे दीर्घो अड़ा, यह भी कह रहा है वही। तो ढ लोपे दीर्घो अड़ा कहने का मतलब ये है, अड़ा का मतलब कि जब विसर्ग के पहले वाले वर्ण अण प्रत्याहार के वर्ण हैं। जैसे कि यहाँ देखिए र में ई की मात्रा है, ये अण प्रत्याहार का वर्ण है। अण प्रत्याहार के वर्ण होते हैं अ, ई, उ और ड़, इसी से बनता है अण प्रत्याहार। तो अ और ई जब अ या आ या छोटी या छोटा उ ये हैं और उसके बाद विसर्ग है, तो विसर्ग के बाद अगर र आ रहा है तो उस विसर्ग का र होगा और उस र का लोप होगा, उसके पहले वाले वर्ण को दीर्घ कर दिया जाता है। तो इसी के साथ ही साथ अब व्यंजन वर्ण के समस्त भेदों को हम पढ़ा चुके और मुख्य रूप से अब मेरे दोस्तों विशेष करके आप लोगों को ये ध्यान देना है, चाहे टीजीटी के हों, चाहे टेट के हों, चाहे सीटेट के हों, चाहे हाई स्कूल और इंटर के छात्र हों, इन सभी के लिए विशेष करके ये ध्यान देना है कि संधि के, चाहे स्वर संधि के, गुण संधि, यण संधि और वृद्धि संधि तथा व्यंजन संधि के अष्टुत्व संधि, अष्टुत्व संधि, जस्त्व संधि इत्यादि इनके भेदों को और विसर्ग संधि के सत्व संधि, रुत्व संधि
उत्वसन और र लोपसन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लें। अगर पढ़ लें अगर इन भेदों को, तो कभी भी आप डिफीट नहीं खा सकते। इसी के साथ साथ नमः संस्कृताय, अब हम अगली कक्षा में आपको समास पढ़ाएंगे।